अब्दुल्ला साहब, एक तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, अब जो सूरत हाल बन चुकी है, पाकिस्तान को एक मीडिएटर के तौर पर देखा जाता है। सिर्फ मीडिएटर के तौर पर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर के तौर पर भी अब पाकिस्तान को देखा जा रहा है। और आने वाले वक्तों में हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि जो दुनिया है वो बड़े बड़े फैसले लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ देखेगी और पाकिस्तान के पास अपने मसाइल भी लेकर आएगी। पाकिस्तान अब सिर्फ हम ये कह सकते हैं अब कि इलाकाई खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर के तौर पर अब दुनिया उसको देख रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ ये चीज़ें नहीं बल्कि एक आलमी प्लेयर के तौर पर उभर के आया है। और एक आप देख लें, दुनिया में है ही कितनी न्यूक्लियर कंट्रीज, पाकिस्तान एक आलम इस्लाम में तो वाहिद है और पूरी दुनिया के अंदर अपना एक बड़े जिम्मेदारी का सबूत देता रहा है। और बड़े जिसको कहते हैं ना, क्वाइटली और स्टेडली हम चलते रहे हैं, जिसको कहते हैं कि कछुए की चाल जो थी वो कभी कमज़ोर नहीं हुई और उसका जो एक मुस्तकिल मिजाजी थी वो हमने बरकरार रखी। दुनिया को कहने दिया, इंडिया बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, इंडिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, छलांगे मार रहा था, लेकिन नतीजा मुंह के बल गिरा। इसलिए पाकिस्तान का एक किरदार जो दुनिया को भारत के चश्मे के ज़रिए दिखाया जा रहा था, इसराइल की आंखों से दिखाया जा रहा था, पाकिस्तान का तो किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ निकला है। और देखें, सच सच होता है, वो 100 बादलों के पीछे से भी धूप निकल आया करती है। और यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब जो इसके अंदर अहम तरीन बातें हैं वो ये कि सबसे पहली बात है पाकिस्तान का इनिशिएटिव। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने किस तरह से परसू किया। तीसरी पाकिस्तान ने अपने आप को असर्ट किया अमेरिका के ऊपर भी और ईरान पे भी, गल्फ रीजन के ऊपर भी। और पाकिस्तान ने इसमें बड़े मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और बिल्कुल जो जिसको कहते हैं तहम्मुल मिजाजी जो थी वो दिखाई। हम जो है वो दुनिया के मिजाज को समझते रहे। हमने पहले अपना मलका, ये पाकिस्तान की कामयाबी का राज शुरू होता है जब पाक भारत जंग के अंदर हम भारत को शिकस्त देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की फिर दूसरी डिप्लोमेटिक कामयाबी शुरू होती है। अब पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियां शुरू होंगी। मैं पहले भी कह चुका कि पाकिस्तान, अब आप देखेंगे कि दुनिया अपने ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व पाकिस्तान में बनाएगी। नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब जो है वो बनना अब ठहर चुका है। यही वजह है कि गवादर को नहीं डेवलप होने दिया गया, एक वजह से जिसके अंदर कई ऐसे हमारे कुछ ऐसे ममालिक थे शामिल जो हमारे भाई तो हैं, लेकिन जाहिर है उनको गवादर के हवाले से कोई अच्छी जो है राय नहीं थी उनकी। हाउएवर, पाकिस्तान अब जिस अंदाज में खड़ा है, मेरे ख्याल में अब इकोनॉमिकली इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहां लेकिन फील्ड अब्दुल्ला मार्शल साहब, इसमें साहब एक ने चीज बड़ी जरूरी है कि मुआशी तौर पे हमारी पॉलिसीज अब इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी लॉन्ग टर्म हम अपनी पॉलिसीज को लेके चलें कि इस सालिसी के किरदार के बदले में हम जिन समरात को हासिल करने की कोशिश करें मुआशी लिहाज से, हम उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाएंगे। तभी होगा जब हमारी मुआशी पॉलिसीज बड़ी स्ट्रांग होगी। साथ ही रहेगा, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी जंग में कूदे जो कि अमेरिकन नहीं चाहते थे कि हम वो जंग लड़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद ऐसे अमेरिकन की है जो ये कहती नजर आती है कि हमें इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं है, आखिर कब तक अमरीकी फ़ौजी अपनी जान गंवाएंगे। तो अमरीकी सदर ने, आपकी नज़र में क्या आपको ऐसा लगता है कि ईरान, जिसको विलन समझा जाता था, उसको हीरो बना के पेश कर दिया, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि ईरान इतनी रेजिस्टेंस शो करेगा। उन्हें लग रहा था कि ईरान शायद पिनट है, आसानी से चबा लिया जाएगा। रिजीम चेंज की बात, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो सारी चीजें गलत साबित हो गई। बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी रेजिस्टेंस दिखला जाएगा, इतना ज्यादा अपने पैरों पे खड़ा रहेगा। ईरान के बारे में तो नेतन्याहू ने ये एक नक्शा पेश किया था, एक मंसूबा पेश किया था 11 फरवरी को जब वो गए थे व्हाइट हाउस में, और वहां जाके वो जेरी कुशनर भी उधर मौजूद थे, विटकॉफ और बाकी डोनाल्ड ट्रंप की टीम थी। जब उन्होंने पूरा मंसूबा पेश किया कि किस तरह अटैक किया जाएगा ईरान पर, ये बातें उनके अखबारों में सारी चीजें आ चुकी हैं। और वो जब मंसूबा वो सारा हो गया 28 फरवरी को, और ख्याल ये था कि 5-6 दिन में सारा मामला निबट जाएगा, ईरान घुटने टेक देगा, वो मामला तो उल्टा पड़ गया। तो वो इसीलिए तो ये आप जो खबरें देख रही है पिछले काफी दिनों से, चंद 5 दिनों से, 2 डोनाल्ड ट्रंप की तलखियों वाली रिपोर्ट जो कि टेलीफोन पर हुई है, उसकी वजह यही है कि उनको सब बाग पिघलाया गया था। उनको जिस तरीके से, क्योंकि ये फैसला कोई पेंटागन ने तो नहीं किया, ये फैसला कोई स्टेट डिपार्टमेंट तो नहीं किया। यही वजह है कि आपको 10 से ज्यादा जर्नल वो आपको नजर आएंगे कि सैक हो गए।
ट्रांसफर हो गए या उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और टोटल 34 के करीब ऐसे अकाबरीन हैं जो कैबिनेट मेंबर्स भी हैं जो कि फारिग कर दिए गए, और इसलिए कि डिसएग्रीमेंट थी। लोगों को पता था, उनको अंदाजा था कि ये कैसे किस अंदाज में, किस डगर में डोनाल्ड ट्रंप से फैसला कराया जाए। और उसको हिलरी क्लिंटन कह चुकी हैं। हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था कि जी ही इज अ पर्सन हुज स्किन इज वेरी थिन and anyone can get under his skin and get the decision made, and that is what had happened on 28th of February. तो जब ये हुआ तो अब उन्होंने ईरान की देख लिया कि उसमें कितनी सलाहियत है। ईरान एक पुरानी तहजीब, और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, और हमें पता है कि इस खिते में इंजीनियर सबसे ज्यादा उनके पास, डॉक्टर सबसे ज्यादा उनके पास, तालीम सबसे ज्यादा। ये वो कौम है कि जिसकी सैंक्शन से पहले एवरेज एज 63 थी और अब 73 एवरेज है। एजुकेशन उनके 43 थी और अब उनकी 90 के करीब एजुकेशन पहुंच गई है। तो ये सैंक्शन में भी इन्होंने तवज्जो दी कि अपने मुल्क के साइंटिस्ट अपने, तो कहने का मकसद ये यही वजह है कि आज उनके मिसाइल्स के स्टॉक्स जो हैं वो बरकरार है। ड्रोन्स अभी वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बेहतर अंदाज में उसको चला रही हैं, बेहतर अंदाज में जंग लड़ रहे हैं, बेहतर अंदाज में कुर्बानी दे रहे हैं। उनको पता है कि कुर्बानी क्या होती है, उनको पता है कि कौमें जो है अगर वो सरनगू हो जाएं तो वो कौमें खत्म हो जाती हैं। और ये जाहिर है इतनी पुरानी तहजीब है, उसने सोचा कि हम खत्म नहीं होना चाहते, इसीलिए उन्होंने अपने कोई 60 के करीब टॉप के काबरीन को फना करवा दिया, शहीद करवा दिया, और उसके बावजूद डटे हुए, कोई कमी नहीं आने दी ना जंग में। डॉक्टर साहब, बका की जंग हो तो इस तरह से तो होता ही है। आपकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आबिद लतीफ साहब, आपकी तरफ आएंगे। आप कहिएगा कि चूंकि अब मुआहिदा जो है वो तो करीब है होने के, यकीनन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कल तक जो है इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया जाए कि मुआहिदा हो चुका है। अब चूंकि पाकिस्तान जो है उसने सऊदी ब्लॉक, ईरानी ब्लॉक और मगरबी ताकतों के दरमियान मुश्तरका सिफारती महवर जो है उसको तश्कील दिया है, मैं चाहूँगी आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा। एक तरफ गल्फ कंट्रीज़ हैं, दूसरी तरफ चाइना, रशिया है। तो अब चाइना, रशिया और अमेरिका, क्या ये तीनों जो हैं वो इस्लामाबाद को खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए नागुज़ीर समझेंगे आने वाले वक्तों में? जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल समझेंगे। देखें, ये जो पिछले 4-5 डिकेड थे या पूरी आप सेंचुरी कह लें, ये मैरीटाइम सेंचुरी थी। यहाँ पे आपने देखा कि एम्पायर्स थी, वो मैरीटाइम एम्पायर्स बनी। आप ब्रिटिश एम्पायर देख लीजिए, आप और कॉलोनियल एम्पायर्स देख लीजिए जो यूरोप से निकली। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो डिकेड है जी, ये दोबारा से लैंड, वो जो मैकेंदर की थ्योरी थी दोबारा से लैंड की डोमिनेंस की, और वो जो ब्रिज की, यूरो एशियन ब्रिज की, और फिर वो जो एक पिवट स्टेट की, आई थिंक वो दोबारा से वापस आ गया जी। और उसकी जो पिवट स्टेट है उस थ्योरी के मुताबिक वो पाकिस्तान है कि आप वंस यू प्लेस दैट पिवट विद इन दैट रीजनल एंटिटी या जोग्राफिकल एंटिटी, तो तब वो पूरे का पूरा पैनोरामा कंप्लीट होता है। तो इसलिए जो वेस्ट एशिया और ये जो रीजन है, इसके अंदर आई थिंक पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, एक तो देखिए मार्का हक के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रोवेस है वो इस्टेब्लिश होगी। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप ने जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल अदा किया, और जियो पॉलिटिक्स में आपकी रिस्पेक्ट होती है इफ़ यू हैव न्यूट्रलिटी। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, तो हमारी लीडरशिप ने जिस तरह न्यूट्रलिटी का डिस्प्ले किया उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद अब ये जो स्टेज आ गई है जिसके अंदर आई थिंक जी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ गई है। फिर अभी आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि जी ईरान का, ईरानियंस जो है वो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट नेशन इन द वर्ल्ड हिस्टोरिकली, कि जिनके साथ आप नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि जो ईरानी बाय नेचर जो है वो बहुत डीप होते हैं। यू नो दे हैव अ वेरी शेयर सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी वंस दे आर नेगोशिएटिंग विद समबडी। सो इसीलिए जी ये जो आपने देखा कि इस पूरे 8 बल्कि 12 हफ्तों के अंदर वो अपनी जगहों से, अपनी लाइन से उन्होंने बिल्कुल बच नहीं किया। जो उन्होंने लाइन डिक्लेयर की उनको उन्होंने बिल्कुल ब्लर नहीं होने दिया। और अमेरिका को रादर ये, क्योंकि राइटली सेड, जैसे भी एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे और अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि जो इंटरनल प्रेशर्स इस वक्त, पॉलिटिकल ग्रेविटी जो अमेरिका में बिल्ट हो गई है, वो सारे के सारा अब वो ये कह रहा है कि ये जी अमेरिका की जंग नहीं है। जो अमेरिका ने एक्सेप्शनलिज्म ग्रांट किया हुआ था इजराइल को, अब वो नहीं,
क्योंकि दुनिया में जो और पावर सेंटर्स हैं वो इमर्ज हो गए हैं, और अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज नहीं हो रहा बल्कि ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर एग्जैक्टली इमर्ज हो रहा है। बिल्कुल आप आबिद साहब बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। वॉशिंगटन टाइम्स की खबर है कि अमेरिका और ईरान में जंग के खात्मे के लिए हतमी मुआहदे का मुसव्वदा तय पा चुका है और आइंदा के जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम जाहिर किए जा रहे हैं। अहम शख्सियात की मंजूरी के बाद मुसव्वदा क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए इरसाल, और इस मुसव्वदे की मंजूरी जेरी वैंस, बाकर कालीबाफ, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने दी है। वॉशिंगटन टाइम्स ऐसा लिख रहा है। हमारे रिपोर्टर असफर इमाम इस वक्त हमें वॉशिंगटन डीसी से ज्वाइन कर चुके हैं। असफर, आप क्या हमें अपडेट करेंगे इस वक्त वहां पे माहौल कैसा है, क्योंकि दोनों तरफ से खबरें यही हैं कि मुआहिदे के मुसव्वदे के बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ भी यही तासुर है कि मुआहदा आलमी तकरीबन होने की जो है, लेकिन यहाँ एक अहम बात ये भी है कि सदर ट्रंप की तरफ से इस तरह के दावे बार बार किए गए हैं माजी में भी कि हम मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन साथ साथ वो एक धमकी भी दे रहे होते हैं कि अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। और इस बार भी, इस वक्त भी यही सूरत हाल है, लेकिन इसकी वजह से कुछ शक्कू व शुबहात पैदा होते हैं। दरअसल मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रंप जो है उन्होंने अपने अहदाफ का तयन नहीं किया और वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश में लगे। जब तक आप एक अहदाफ हद का को फाइनलाइज नहीं करते कि मुझे मेरी ये हद है, ये कुछ अगर मुझे हासिल हो जाए तो मैं एक एग्रीमेंट पे आ जाता हूँ, लेकिन वो चाहते ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फेस सेविंग मिले क्योंकि इलेक्शन सर पे है। और ये तमाम एपिसोड में जो इन्होंने जंग छेड़ी, इन्हें एक शर्मिंदगी का सामना है। हर हल्के से तनकीद की जा रही है, खुद उनकी अपनी पार्टी में बहुत ज़्यादा तनकीद है। तो लिहाजा इसलिए फेस सेविंग के लिए इनकी ज़रूरत है कि कौम को ये बता सकें कि उस कार्रवाई में इस सारे इक़दाम से उन्होंने कौम के लिए क्या हासिल किया। बिल्कुल इसी तरह जैसे माजी में वो कहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी सफ़र करते तो अमेरिका के लिए पैसे वसाइल लेकर आते हैं, दौलत लेकर आते हैं। तो इसी तरह इसको भी वो अपने हक में लेना चाहते हैं, लेकिन इस मरहले पे अभी तक उनका ये तयन नहीं है कि क्या कुछ